बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज जो है हम डिस्कस करेंगे कॉम्पिटेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट। इसके सेक्शन 10 से हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह सेक्शन 12 तक। तो लेट्स स्टार्ट। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1987 चल रहा है। सेक्शन 10, द एग्रीमेंट विच फुलफिल द फॉलोइंग कंडीशंस बिकम्स कॉन्ट्रैक्ट। नंबर 1, फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज। नंबर 2, कॉम्पिटेंस ऑफ पार्टीज। नंबर 3, लॉफुल कंसिडरेशन। नंबर 4, लॉफुल ऑब्जेक्ट। नंबर 5, एग्रीमेंट नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड। तो ये चीज़ें जिस भी मतलब है कॉन्ट्रैक्ट में होंगी, उस जिस भी एग्रीमेंट में होंगी, जो भी एग्रीमेंट इन कंडीशंस को फुलफिल करेगा वो क्या कहलाएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 10 कॉन्ट्रैक्ट 1887। सेक्शन 11 क्या कहता है, हु आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, अ पर्सन हु इज नंबर वन ऑफ द एज ऑफ मेजॉरिटी अकॉर्डिंग टू द लॉ टू विच ही इज सब्जेक्ट, ऑफ साउंड माइंड, नॉट डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय लॉ। यानी जो मेजर है, 18 साल के अबव एज का है या 18 साल का है, साउंड माइंड का है, यानी अक्ल उसका पूरा है, दिमाग उसका ठीक है, तो नॉट डिस्क्वालीफाइड, लॉ ने उसको डिस्क्वालीफाई नहीं किया बल्कि वो क्वालिफाइड बाय लॉ है, तो वो होगा कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। हु इज मेजर, मेजॉरिटी एक्ट 1875 में भी बताया हुआ है, और सेक्शन 3 जो है यहाँ पे बताया है, उसमें सेक्शन 3 जो है 1875 के में बताया हुआ है मेजॉरिटी एक्ट में कि हु इज मेजर, एवरी पर्सन शैल बी डीम्ड टू हैव अटेन द एज ऑफ मेजॉरिटी व्हेन ही कंप्लीट्स हिज एज ऑफ 18 ईयर्स एंड नॉट बिफोर। हर पर्सन को हम जो है मेजर समझेंगे जिसने एज जो है अचीव कर लिया 18 ईयर्स की, और इससे पहले हम उसको मेजर नहीं बल्कि माइनर मानेंगे। 18 साल का जब वो होगा तभी मेजर कहलाएगा। देयरफॉर एनी कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू बाय अ पर्सन अंडर 18 ईयर्स ऑफ एज इज वॉइड एब इनिशियो, यानी वो बिगनिंग से ही वॉइड है, शुरू से ही वॉइड है, तो उसको हम कहते हैं वॉइड एब इनिशियो। जो माइनर कॉन्ट्रैक्ट करेगा इट इज़ वॉइड एब इनिशियो, वो शुरू से ही वॉइड है। आगे है एग्रीमेंट बाय माइनर्स, इसकी वैलिडिटी क्या होती है, लेट्स सी। अंडर सेक्शन 11 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, माइनर के नॉट एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन 11 हमें बताता है कि माइनर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। थस एन एग्रीमेंट एंटर्ड इनटू बाय माइनर इज वॉइड एब इनिशियो। लिहाजा अगर कोई माइनर कॉन्ट्रैक्ट करता है तो क्या है, वॉइड फ्रॉम द बिगनिंग है, शुरू से ही वो क्या है, वो एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा, वो वॉइड होगा, वॉइड एग्रीमेंट होगा। नो राइट एंड लायबिलिटीज अराइज फ्रॉम सच एन एग्रीमेंट बिकॉज अ माइनर इज नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। इस तरह के जो है एग्रीमेंट से कोई राइट्स और लायबिलिटीज अराइज नहीं होंगी, क्योंकि माइनर एबल ही नहीं है, कॉम्पिटेंट ही नहीं है, और जब कॉम्पिटेंसी ही नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट कैसा। तो सिंस सच एन एग्रीमेंट इज वॉइड एब इनिशियो इट कैन नॉट बी सब्सिक्वेंटली रेटिफाइड व्हेन अ माइनर अटेन्स द एज ऑफ मेजॉरिटी। जब इस किस्म का जो एग्रीमेंट है वो बिगनिंग से ही हमने कह दिया कि वॉइड है, तो बाद में हम ये नहीं कह सकते कि जब माइनर ने मेजॉरिटी की एज एक्वायर कर ली है, यानी जब वो मेजर हो गया है, तो हम उसे ये नहीं कहेंगे कि वो जो उसने कॉन्ट्रैक्ट किया था वो वैलिड है। नो, इट वाज वॉइड एब इनिशियो, वो शुरू से ही वॉइड था, वो वॉइड ही रहेगा, वो कभी कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं। रैशनल फॉर द रूल, इसकी वजह क्या है, इस रूल की वजह क्या है। माइनर्स मेंटल कंडीशन इज नॉट सफिशिएंटली मैच्योर टू अंडरस्टैंड वेदर द एग्रीमेंट इन विच दे आर एंटरिंग इज बेस्ट सूटेड टू देयर इंटरेस्ट और नॉट। लॉ ने प्रोटेक्शन दी है माइनर को, क्योंकि वो इतनी मैच्योर नहीं होते कि वो टर्म्स एंड कंडीशंस को समझ सकें, वो ये बात समझ सकें कि वेदर जिस कॉन्ट्रैक्ट में वो एंटर हो रहे हैं वो उनके हक में बेहतर है या नहीं, इसलिए जो वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उसको वॉइड एब इनिशियो करार दिया गया है। तो एस्टॉपल अगेंस्ट माइनर, लेट्स सी, एस्टॉपल तो होता है किसी चीज़ को किसी बंदे को स्टॉप करना, यानी उसके वर्ड्स को उस पर बाइंडिंग कर देना, यानी जो उसने कह दिया है अब वो उससे मुकर नहीं सकता। तो हम ये देखते हैं कि ये जो चीज़ है एस्टॉपल का कंसेप्ट माइनर में किस तरह अप्लाई होता है और वेदर होता भी है या नहीं होता। तो लेट्स सी मीनिंग ऑफ एस्टॉपल, व्हेन अ पर्सन मेक्स अ रिप्रेजेंटेशन टू समवन अनदर and the other party believes him, the person making the representation is stopped from denying such representation। जब कोई person जो है representation देता है to someone and the other party believes him, और जो दूसरी पार्टी है उसको बिलीव करते हुए किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो जाती है, तो बाद में जो उसने रिप्रेजेंटेशन दी होती है उससे उसको स्टॉप किया जाता है। क्या वो जो वर्ड्स उसने दिए थे उससे वो अब फिर नहीं सकता, इसको हम कहते हैं स्टॉपल। इफ अ माइनर रिप्रेजेंट्स हिमसेल्फ टू बी अ मेजर एंड एंटर्स इनटू
टू एन एग्रीमेंट विद एन अदर पार्टी डज द रूल ऑफ एस्टॉपल अप्लाइज टू द माइनर। अगर कोई माइनर जो है वो अपने आप को मेजर रिप्रेजेंट करता है और किसी एग्रीमेंट में एंटर हो जाता है तो फिर क्या होगा, क्या रूल ऑफ एस्टॉपल अप्लाई होगा? तो ये क्वेश्चन है, बताएं क्या हो सकता है या नहीं हो सकता। तो लेट्स सी द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज नो। इस सवाल का जवाब है जी नहीं, वो नहीं हो सकता। इवन दो द माइनर रिप्रेजेंटेड हिमसेल्फ एज मेजर द एग्रीमेंट विल नॉट बी कंसीडर्ड एज कॉन्ट्रैक्ट। बेशक माइनर ने खुद को मेजर रिप्रेजेंट किया और कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो गया, तब भी जो वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा उसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा, उस एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा, वो वॉइड एब इनिशियो ही रहेगा और उस पर कोई स्टॉपर का कंसेप्ट नहीं अप्लाई होता, क्योंकि वो माइनर है, वो इस काबिल ही नहीं कि वो कोई कॉन्ट्रैक्ट कर सके। द प्रिंसिपल ऑफ एस्टॉपल कैन नॉट गो अगेंस्ट द लॉ। प्रिंसिपल ऑफ एस्टॉपल जो है इसकी वजह क्या है कि वो लॉ के अगेंस्ट नहीं जा सकता। जब लॉ ने हमें बता दिया कि माइनर जब भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा वो वॉइड एब इनिशियो होगा, वो वॉइड होगा, तो एस्टॉपल का कंसेप्ट तो उन पर अप्लाई होता है जो इस एबल होते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट करने के काबिल होते हैं। जब लॉ ही हमें बता रहा है कि माइनर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, तो एस्टॉपल को हम कैसे उस पर अप्लाई कर सकते हैं? इसलिए लिखा हुआ है द प्रिंसिपल ऑफ एस्टॉपल कैन नॉट गो अगेंस्ट द लॉ। द लॉ कैटेगोरिकली स्टेट्स दैट अ माइनर इज नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, देयरफॉर द रूल ऑफ एस्टॉपल डज नॉट अप्लाई टू माइनर। रेस्टिट्यूशन अगेंस्ट माइनर, यानी वो जो पैसे वापस होते हैं वो अब क्या होगा माइनर के केस में? तो अगर माइनर ने कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, किसी से कुछ पैसे ले लिए, तो अब वो वापसी पैसों की किस तरह से होगी भी सही कि नहीं होगी? लेट्स सी मीनिंग ऑफ रेस्टिट्यूशन। द टर्म रेस्टिट्यूशन मीन्स रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट रिसीव्ड अंडर अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट और अ वॉइड एग्रीमेंट। यानी किसी ने किसी पार्टी से कोई बेनिफिट हासिल किया अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, और या फिर ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट जो बाद में वॉइड हो गया, उसको हम कहते हैं वॉइडेबल। शुरू में वैलिड था या फिर शुरू से ही वॉइड था लेकिन पार्टीज को नहीं पता था। एज द एग्रीमेंट एंटर्ड इनटू बाय माइनर इज वॉइड एब इनिशियो, अ माइनर कैन नॉट बी कंपेल्ड टू रिस्टोर बेनिफिट रिसीव्ड बाय हिम अंडर एन एग्रीमेंट। जैसे कि माइनर का केस है तो उसमें क्या होगा कि उसने जो कॉन्ट्रैक्ट किया, एग्रीमेंट किया, वो वॉइड एब इनिशियो था, वो कभी कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं, इसलिए उसको कंपेल नहीं किया जा सकता कि वो जो उसने बेनिफिट्स हासिल किए हैं वो वापस करे। हाउएवर ताहम अ माइनर हु फॉल्सली रिप्रेजेंट्स हिमसेल्फ टू बी अ मेजर हैज टू रिटर्न बेनिफिट received by the other party under the provision of section 65 of the contract act। ताम वो जो माइनर जिसने खुद को गलत तरीके से साबित किया कि वो एक मेजर है, उसको वापस करने पड़ेंगे पैसे रिसीव्ड बाय द पार्टी, जो दूसरी उसने पार्टी से हासिल किए, और वो ये कहाँ पे प्रोवाइडेड है? अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 65 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। यानी 65 जो है सेक्शन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, उसमें ये प्रोवाइडेड है कि उसको जो है जो पैसे उसने लिए हैं उसको अब, या कोई भी बेनिफिट उसने लिया उसको वो अब रिस्टोर करना पड़ेगा। सेक्शन 65 क्या कहता है? व्हेन एन एग्रीमेंट इज डिस्कवर्ड टू बी वॉइड, जब एक एग्रीमेंट का पता चलता है कि वो इट इज डिस्कवर्ड टू बी वॉइड, पहले यानी वैलिड था, बाद में पता चला कि ये वॉइड है। और व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड, एनी पर्सन हु हैज रिसीव्ड एनी एडवांटेज अंडर सच एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट इज बाउंड टू रिस्टोर इट और टू मेक कंपनसेशन फॉर इट टू द पर्सन फ्रॉम होम ही रिसीव्ड इट। यहाँ पे लिखा हुआ है वर्ड व्हेन एन एग्रीमेंट इज डिस्कवर्ड टू बी वॉइड, यानी पहले जो था वो वैलिड कंसीडर किया जा रहा था। यानी जैसे माइनर ने मेजर को अपने आप को मेजर रिप्रेजेंट किया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तो बाद में पता चला कि ये तो वॉइड है, वो माइनर पर्सन था, वो तो कर ही नहीं सकता था। तो इस केस में क्या है? एग्रीमेंट डिस्कवर टू बी वॉइड है। तो ये आप पढ़ सकते हैं सेक्शन 65 में। तो फिर इस केस में जो भी एडवांटेज दिया होता है जिस पार्टी ने, उसको रिस्टोर करना पड़ता है, बेशक वो माइनर ही क्यों ना हो। लेकिन कंडीशन क्या है? उसने फॉल्सली रिप्रेजेंट किया खुद को मेजर। सेक्शन 12 है व्हाट इज अ साउंड माइंड फॉर द पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग। साउंड माइंड का क्या मतलब है? फॉर द पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग, व्हेन अ पर्सन एट द टाइम ऑफ मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट इज कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग इट, फॉर्मिंग अ रैशनल जजमेंट एज टू इट्स इफेक्ट अपॉन हिज इंटरेस्ट। तो जब एक आदमी जो है वो किसी कॉन्ट्रैक्ट को समझ सकता है, अंडरस्टैंड कर सकता है, और रैशनल जजमेंट जो है अपने दिमाग से जो है उसको सोच समझ सकता है, अपने हक में जो है वो बेहतर फैसला ले सकता है, तो उसको हम कहते हैं कि वो बंदा क्या है? साउंड माइंड का है। रूल क्या है? अ पर्सन हु इज यूजुअली ऑफ अनसाउंड माइंड बट ओकेजनली ऑफ द साउंड माइंड मे मेक अ कॉन्ट्रैक्ट व्हेन ही इज ऑफ द साउंड माइंड। अब एक चीज़ आपने समझनी है, एक आदमी जो क्या है मुस्तकिल तौर पे, वो यूजुअली मुस्तकिल तौर का पागल है, यानी कभी कभी वो साउंड माइंड को होता है लेकिन ज़्यादातर टाइम क्या है वो अनसाउंड माइंड रहता है, जो है अनसाउंड माइंड रहता है। तो
तो जब वो ओकेजनली साउंड माइंड का होता है ना, जब वो कभी कभी दिमाग अपने में आ जाता है, उसको समझता है चीज़ों को, तो जब वो इस काबिल होता है कि वो साउंड माइंड की पोजीशन में आता है तब वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, बाद में नहीं कर सकता। तो इसी तरह से जो कभी कभी का पागल होता है, इसको मैं अपनी वर्डिंग में ये कहती हूँ मुस्तकिल पागल और कभी कभी का पागल। तो ऊपर वाला जो है वो मुस्तकिल पागल है, तो मुस्तकिल पागल जब जो है वो अपनी साउंड माइंड की स्टेट में कभी भी जब भी आएगा तो वो उस वक्त कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। जो कभी कभी का पागल है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, बट ओकेजनली ऑफ द साउंड माइंड बट मे नॉट मेक अ कॉन्ट्रैक्ट ही व्हेन ही इज ऑफ द साउंड माइंड। लिखा हुआ है कि वो जो कभी कभी का पागल है वो उस वक्त कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता जब वो अनसाउंड माइंड का है। यानी दोनों की कंडीशन में, दोनों बातों में एक ही चीज़ लिखी हुई है, दोनों कंडीशंस में यही बात लिखी हुई है कि जब बंदा पर्सन जो है वो साउंड माइंड का होगा तब वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, जब वो अनसाउंड माइंड का होगा तब वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। रैशनल फॉर द साउंडनेस ऑफ माइंड। अब इसकी वजह क्या है, वजह क्या है साउंडनेस ऑफ माइंड के पीछे ये रूल जो बनाया गया, इसकी वजह क्या है। अ पर्सन मस्ट बी ऑफ द साउंड माइंड, एक आदमी को है जो उसको साउंड माइंड क्यों होना चाहिए, उसको साउंड माइंड इसलिए होना चाहिए, ही मे नॉट बी एक्सप्लॉइटेड बाय द अदर पार्टी, उसका इस्तेसाल ना हो, उससे कोई फ़ायदा ना उठाए, ही मे नॉट सफ़र फ्रॉम हिज ओन रॉन्ग डिसीजन, वो अपने गलत फैसलों से खुद सफ़र ना करे, खुद क्या है उसको नुकसान ना हो, इसको इससे उसे बचाने के लिए ये कंसेप्ट दिया गया है साउंडनेस और अनसाउंडनेस ऑफ माइंड का लॉ में। मीनिंग ऑफ रैशनल जजमेंट। अब रैशनल जजमेंट का क्या मानी है, यानी दिमागी फैसला, यानी दिमाग से सोच समझ के जो फैसला लेते हैं उसको हम रैशनल जजमेंट आम वर्डिंग में कहते हैं, जिसका मतलब हम समझ लेते हैं। इट मीन्स दैट अ पर्सन कैन इवेलुएट एंड असेस द रिजल्ट ऑफ अ ट्रांजैक्शन बाय कंसीडरिंग फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ केस। यानी जो पर्सन है वो इवेलुएट कर सकता है और असेस कर सकता है कि ट्रांजैक्शन जो वो कर रहा है या कोई भी उन फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस को कंसीडर करते हुए देख सकता है कि उसको फ़ायदा कितना हो रहा है, नुकसान कितना हो रहा है, इन चीज़ों को वो इस काबिल है कि असेस कर सकता है, उसको इवेलुएट कर सकता है। मेंटल कैपेसिटी एट द टाइम ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट इज़ रेलिवेंट। एक बात आपने याद रखनी है कि जब कॉन्ट्रैक्ट होता है ना तब उस वक्त जो है मेंटल कैपेसिटी देखी जाती है, बाद में नहीं देखी जाती या पहले भी नहीं देखी जाती। एट द टाइम ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट देखी जाती है, वेदर ही वॉज ऑफ द साउंड माइंड और वेदर ही वॉज ऑफ द अनसाउंड माइंड। तो अगर वो साउंड माइंड का था उस वक्त तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा, अगर उस वक्त जब वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था तब वो अनसाउंड माइंड का था तब वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, इनवैलिड होगा, यानी होगा ही नहीं। इट इज़ नॉट रेलेवेंट बिफोर और आफ्टर द टाइम ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट। यही बात लिखी है कि पहले और बाद की बात में उसकी साउंडनेस ऑफ माइंड की ज़रूरत नहीं है, हमें एट द टाइम ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट ज़रूरत है। आगे जो है वो एक इससे रेलेवेंट एक केस लॉ दिया हुआ है, सुलेमान वर्सेस काला 1994 MLD 747 लाहौर हाई कोर्ट। ये आपको केस है, ये आपको मिल जाएगा, नेट से सर्च करें। जो है एक केस लॉ की एक वेबसाइट है पाकिस्तान केस लॉ सर्च, तो वहाँ पे आप जाके सर्च कर लें, वहाँ पे डिफरेंट केसेस प्रोवाइडेड होती हैं हर टॉपिक से, तो वहाँ से आपको बड़ी आसानी से ये मिल जाएगा। इसमें यही था कि काला इलियास हसन जो है, अभी मुझे ये पूरी तरह केस याद तो नहीं है, लेकिन ये जो बंदा था ना काला, इसने जो है वो पहले कहा कि जो मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया था उस वक्त मैं जो है अनसाउंड माइंड का था, तो इसलिए जो मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया है वो अपने भाई के साथ आता है, काला इलियास हसन, और उसका भाई जो है वो कहते हैं कि हमें जो है हमारी प्रॉपर्टी है वो वापस दिलवाई जाए क्योंकि मेरा भाई जो है वो उस वक्त अनसाउंड माइंड का था। लेकिन जब रिकॉर्ड को ऑब्जर्व करता है, कोर्ट के सामने सारा रिकॉर्ड कंसिडर किया जाता है, तो पता चलता है कि काला इलियास हसन ने रजिस्ट्रार के पास जाके खुद पैसे वसूल किए थे, खुद बयान दिए थे, और मतलब है कि उसको कोई उस वक्त मेंटल कैपेसिटी जो है वो साउंडनेस ऑफ माइंड उसकी शो कर रही थी, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड नहीं था, वो साउंड माइंड का बंदा लग रहा था। रजिस्ट्रार के पास जाना कोई अनसाउंड माइंड बंदा नहीं कर सकता, और फिर पैसे खुद लेना, और फिर ये भी पता चला कि उसका जो भाई था वो तो साउंड माइंड का था और वो उसके साथ था इस सारी लेन देन के मामले में। तो पता चला कि एट द टाइम ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट काला इलियास हसन वाज ऑफ साउंड माइंड, ठीक है, इसलिए उसने जो कॉन्ट्रैक्ट किया था वो वैलिड था। तो आगे है पर्सन नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ।
ये भी ज़रूरी है कि पर्सन जो है वो जो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट तभी होगा जब वो डिस्क्वालीफाई बाय लॉ ना हो। समटाइम लॉ डिस्क्वालीफाइज अ पर्सन फ्रॉम एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट। लॉ ऑफ सॉल्वेंसी प्रोवाइड्स दैट एन इंसॉल्वेंट पर्सन कैन नॉट एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। अब लॉ किस तरह डिस्क्वालीफाई करते हैं, जैसे कि कोई इंसॉल्वेंट पर्सन हो गया, पापड़ बन गया, सारा कुछ बेच दिया। पापड़ हम कहते हैं आम जबान में उसको, जब वो खाली हो जाए, अपनी सारा कुछ बेच बिचा दे, अब उसके पास कुछ भी नहीं है कि वो किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सके, बल्कि उसके ऊपर कर्जे मौजूद हैं, तो ऐसे बंदे को कहते हैं इंसॉल्वेंट। तो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो डिस्क्वालीफाई बाय लॉ हो जाता है, वो आगे फर्दर किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। सिमिलरली अ पर्सन कैन नॉट एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ फॉरेन एनिमी। इसी तरह से जो है फॉरेन एनिमी, बाहर के मुल्क में अगर कोई हमारा दुश्मन है तो उससे हम, हमारी कंट्री का दुश्मन है, उससे भी हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। कन्विक्ट इज अ पर्सन हु इज फाउंड गिल्टी एंड इज इम्प्रिजन्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ हिज इम्प्रिजनमेंट ही कैन नॉट एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। कन्विक्ट भी नहीं कर सकता। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।